मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, और इसको हम यूएम से जो डिनोट करते हैं। इसके ऐसे यूनिट होते हैं जॉउल, जैसे हमें पता है एनर्जी है उसके ऐसे यूनिट जॉउल होते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये भी एक एनर्जी की ही टाइप है, इसलिए इसके ऐसे यूनिट भी एनर्जी वाले ही होंगे। अब अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो हमने एक यहाँ पे सर्किट ड्रॉ किया है, हमने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, सारे सर्किट को हमने पढ़ा था। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक बैटरी अटैच है, यहाँ पे एक स्विच है, स्विच को हम पॉइंट ए के साथ भी अटैच कर सकते हैं, पॉइंट बी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी और साथ एक इंडक्टर लगा है, ठीक है। अब इसकी जो टोटल हमारे पास ईएमएफ है बैटरी उसको हम Vx कह लेते हैं, और इसकी वजह और जो हमारे पास रेजिस्टर्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग से वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको Vr कह देते हैं। इसी तरह इंडक्टेंस के जो कॉरस्पॉन्डेंस ड्रॉप होगा वोल्टेज उसको VL कह देते हैं। अब हमने ये सपोज करना है कि जो हमारे पास स्विच है वो पॉइंट ए के साथ जो है वो अटैच है। तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं लूप थ्योरम को। तो जब हमने लूप थ्योरम अप्लाई किया तो Vx प्लस ईएमएफ माइनस Vr और माइनस Vi, इस माइनस साइन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ड्रॉप हो रहा है। और टोटल जो हमारे पास सम आएगा वो इक्वल आएगा Vx के। यहाँ से दोनों साइड से Vx कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस Vi, यहाँ से हमने एप्सिलॉन की वैल्यू लेनी है तो Vr और Vl दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास Vr है वो IR के इक्वल होता है, इसी तरह जो VL है मतलब इंडक्टेंस के कॉरस्पॉन्डेंस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो LdI/dt है। तो हम इन दोनों की जो वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू IR प्लस LdI/dt। अब हम इस इक्वेशन को जो है वो दोनों साइड पे I के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन I इज इक्वल टू, यहाँ पे एक I जो है वो पहले से मौजूद है तो अगर एक और I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर R प्लस LI/dt। टर्म आई वो एप्सिलॉन I इज इक्वल टू I स्क्वायर R प्लस LI/dt। अब इसमें देखिए हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स कौन कौन सी हम इन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहली टर्म तो हमारे पास है एप्सिलॉन I। तो एप्सिलॉन I क्या है, इसमें ये पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब जो हमने अपने सर्किट के अंदर सोर्स दिया था वो हमें जो पावर दे रही है ईएमएफ का जो सोर्स था बैटरी जिसको हमने Vx कहा था, वो जो हमें पावर सप्लाई कर रहा है वो मतलब एप्सिलॉन I है। अब सेकंड टर्म में इसमें I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R क्या है, I स्क्वायर R वो पावर है जो कि डेसिपेट हुई है अक्रॉस द रेजिस्टर। और थर्ड हमारे पास इसमें टर्म है LI/dt। अब ये जो थर्ड टर्म है ये मैग्नेटिक पावर है और जो कि इंडक्टर के अंदर डेवलप हुई है, ठीक है। L से हमें पता चल रहा है हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो थर्ड टर्म के साथ, इसलिए हमें बाकी दोनों टर्म्स को डिस्कस नहीं करना, हमें थर्ड टर्म को डिटेल में देखना है। तो हम अगर थर्ड टर्म अगर हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक पावर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पावर को P के साथ और जिसके साथ स्मॉल m है उसको हम मैग्नेटिक के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक पावर Pm है वो इक्वल है LI/dt। अब जो Pm है हमारे पास मैग्नेटिक पावर होती है क्या, पावर बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो ये जो Pm है इसको हम मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं। तो Pm की जगह dUm/dt इज इक्वल टू LI/dt आ जाएगा। अब दोनों साइड पे जो dt है वो डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो dUm इज इक्वल टू LI/di। इसमें देखें इसकी इंटीग्रेशन जो है वो UM एज इट इज आ जाएगी, इसमें L और I की जब हम L तो हमारे पास कांस्टेंट है तो I की जो इंटीग्रेशन होगी वो I स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास से जो एनर्जी आई है मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर वो आई है UM इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर। जो मैग्नेटिक एनर्जी की हमारे पास इक्वेशन आ गई उसको हम इक्वेशन A का नाम दे देते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म है, एक L और एक I स्क्वायर है। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज जो है इसमें पुट करनी है, तो इसकी वैल्यूज हम कहाँ से लेंगे, सबसे पहले हम जो I करंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है इंडक्टर की उसका फॉर्मूला था B = N μ0 I। यहाँ से अगर इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी B/N μ0, इसको हम इक्वेशन स्टैटिक का नाम दे देते हैं। अब बात रहेगी इंडक्टेंस की, तो इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है L = μ0 N स्क्वायर LA। ये हमने बात करनी है सोलिनॉइड के लिए जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। सोलिनॉइड की जो इंडक्टेंस थी, क्योंकि सोलिनॉइड और जो सिंपल इंडक्टर होता है उसकी शेप जो है हमारे पास वो सेम होती है, और जो N है यहाँ पे वो नंबर ऑफ टर्म की बात की गई है। तो यहाँ हमारे पास ये आ गई इक्वेशन स्टैटिक प्राइम। अब हमने इक्वेशन स्टैटिक और इक्वेशन स्टैटिक प्राइम इन दोनों का इक्वेशन नंबर A में पुट कर देना है। अब जब हम पुट करेंगे तो 1/2 है वो एज इट इज आ जाएगा, L की जगह उसकी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी μ0 N स्क्वायर स्मॉल l इंटू A, और I स्क्वायर की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी B/N μ0 होल का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप देखें यहाँ पे भी N स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी N स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
यहाँ पे म्यू नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल म्यू नॉट है, तो एक पावर उसकी भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा यू ऑफ एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट इंटू ए एल। इसमें अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये है मैग्नेटिक एनर्जी जो है इंडक्टर में स्टोर हुई उसका। तो एक बात यहाँ पे अपनों के माइंड में आ रही है कि हम बार बार जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की ही क्यों बात करें, हम सिंपल मैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर। इसलिए जब भी हम मैग्नेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें इंडक्टर आएगा। हम इस तरह नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो रॉन्ग आ जाएगा। अगर हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, लेकिन अगर हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं या मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। लेकिन इससे पहले कि हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें हम सिंपल डेंसिटी की बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हमारे पास होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर सिंपल डेंसिटी हमारे पास ये है तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी वो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है। अब इसके थोड़े से फॉर्मूला की तरफ आते हैं। जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इसको हम स्मॉल यू एम के साथ डिनोट करते हैं। इसके ऐसे यूनिट होते हैं जॉल पर मीटर क्यूब। ये हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी के हमारे पास ऐसे यूनिट जॉल है तो वॉल्यूम के मीटर क्यूब है, तो जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के ऐसे यूनिट्स होंगे वो जॉल पर मीटर क्यूब हो जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास ऊपर आ जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है वो हमारे पास एरिया इंटू लेंथ होता है, उसको हम ए और स्मॉल एल लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास यू एम मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था वो है बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट ए एल। अब ये ए एल इस ए एल के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी उसका फॉर्मूला आ गया बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस दो तरह की होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। आज हम जो है वो क्वालिटेटिव को डील करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपल ऑसिलेटर्स हमारे पास क्या होते हैं। हम बोला ना ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशंस कोई ऑसिलेटर ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, और ऑसिलेटर दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर और एक हमारे पास होता है मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो हमने जो डील करनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर से करनी है। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर किसको कहते हैं, जब हम किसी इंडक्टर और कैपेसिटर, जैसे आप यहाँ पे सर्किट देख सकते हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को हमने सीरीज में अटैच कर दिया तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखेंगे आप सर्किट को देख सकते हैं, इसमें कोई भी जो हमारे पास ईएमएफ सोर्स है वो अटैच नहीं है, मतलब इसके साथ सर्किट का अपना जो इंटरनल जो है एक्सटर्नल इसके साथ कोई भी ईएमएफ जो सोर्स है वो अटैच नहीं। एट द स्टार्ट हम कह देते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटर है, या बल्कि हम इससे पहले ये बात हमने कर दी ना कि इसके साथ कोई भी ईएमएफ जो है वो अटैच नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो सर्किट है उसका जो एक्सटर्नल तो कोई ईएमएफ नहीं है, लेकिन उसका जो प्रेजेंट है वो सिर्फ इंटरनल होगा। और वो इंटरनल किस वजह से हो सकता है, जाहिर सी बात है सर्किट के अपने जो एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से। और यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, कैपेसिटर और इंडक्टर। इसका मतलब है जब सर्किट स्टार्ट हुआ तो हमारे पास जो इसकी अपनी एनर्जी है या तो कैपेसिटर की वजह से होगी या इंडक्टर की वजह से होगी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमने जो कैपेसिटर था उसको कोई एक्सटर्नल जो हमारे पास सोर्स था उससे चार्ज कर दिया इस सर्किट में अटैच करने से पहले, और वो सोर्स है उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे बात करनी है जब कैपेसिटर को सर्किट के अंदर अटैच कर दिया। जो स्टार्ट पे था वो कैपेसिटर फुली चार्ज था और जो हमारे पास इंडक्टर था वो जीरो पे था, मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। इसका मतलब है कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्यू एम जो है वो मौजूद था, उसने कंटेन किया हुआ था उसको। तो अगर हम स्टार्ट पे या इनिशियल पॉइंट पे बात करें कि कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी तो वो यू ई इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर एम ओवर सी होगी। इसी तरह जो इंडक्टर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, यू बी 1/2 एल आई स्क्वायर। लेकिन जब हम इनिशियल पॉइंट की बात करते हैं तो इंडक्टर की जो हमारे पास ये एनर्जी यू बी ये इक्वल होगी जीरो के। क्यों, क्योंकि स्टार्ट पे जो इंडक्टर है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर का फॉर्मूला है, इसके साथ मैंने कैपेसिटर वाले के साथ छोटा सा ई लिखा है और इंडक्टर वाले के साथ छोटा सा बी लिखा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ हम सी लिख दें और एनर्जी ऑफ इंडक्टर की बात करें तो हम यहाँ पे एल लिख दें। यहाँ पे ई और बी लिखने का ये मकसद है कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो होता है स्टोर करता है और जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। इसी वजह से यहाँ हमने ई और बी लिखा है।
अब हमने जो कैपेसिटर और इंडक्टर है उसको सर्किट में इस तरह से अटैच कर दिया। अब देख सकते हैं जब स्टार्ट था तो इंडक्टर के अंदर कोई भी करंट मौजूद नहीं है, इसी वजह से जो इंडक्टर की एनर्जी थी वो जीरो थी। लेकिन कैपेसिटर आप देख सकते हैं वो फुली चार्ज है। जैसे अब हमने इनको सीरीज में अटैच किया, जो हमारे पास कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया थ्रू इंडक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर जो उसने डिस्चार्जिंग स्टार्ट किया और जो कुछ करंट है वो इंडक्टर के अंदर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्ट में जो हमारे पास जितनी भी वो एनर्जी थी उसको हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है उसमें कमी आना शुरू हो गई, वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसी तरह कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता रहेगा इंडक्टर के थ्रू, और हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो हमारे पास कैपेसिटर होगा वो फुली जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और सारे का सारा करंट जो है वो इंडक्टर के अंदर आ जाएगा। अब जो इंडक्टर है वो फुली चार्ज हो गया। अब इसमें देखें कि जब स्टार्ट था तब हमारे पास सारी एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके जब हमारे पास कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया तब हमारे पास जो जितनी भी एनर्जी है वो सारी मैग्नेटिक फील्ड में होगी, क्योंकि जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। अब देखें एक हमारे पास वो पॉइंट था फर्स्ट वाला, अब दूसरा है सेकंड। अब इसके बाद हमारे माइंड में आता है कि अब क्या होगा। अब फिर क्या होगा कि जो हमारे पास इंडक्टर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू कैपेसिटर। यहाँ पे देख सकते हैं इंडक्टर के जो हमारे पास चार्जेस हैं या करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया और कैपेसिटर जो है वो फिर से चार्ज होना शुरू हो गया। यहाँ पे इसकी एडमेंट भी ऊपर वाली साइड को इसी वजह से है कि कैपेसिटर जो है वो दोबारा से चार्ज होना शुरू हो गया। अब क्या होगा कि इंडक्टर ऐसा ऐसा डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर ऐसा ऐसा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब इस तरह होता है तो ये प्रोसेस यहाँ तक आ जाएगा। वो जो हमने फर्स्ट डायग्राम में थी सेम वही डायग्राम आएगी कि यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाएगा और जो इंडक्टर होगा वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम बात करें कि हमने कोई भी एनर्जी डेसिपेट होने की तो बात ही नहीं की। हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज था, बाद में इंडक्टर फुली चार्ज हो गया, फिर कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, तो क्या एनर्जी कोई भी डेसिपेट नहीं हो रही? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं डेसिपेट हो रही? हमारे माइंड में ये सवाल आएगा क्योंकि यहाँ पे हम अब देख सकते हैं सर्किट में हमने कोई भी जो रेजिस्टेंस है वो अटैच नहीं किया हुआ। इसका मतलब कि कैपेसिटर की जितनी मैक्सिमम एनर्जी थी उतनी ही इंडक्टर की होगी और जितनी भी इंडक्टर की थी उतनी कैपेसिटर की होगी। इसमें जो एनर्जी है वो डेसिपेट नहीं हो रही, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि अगर यहाँ कैपेसिटर फुली चार्ज था तो हमारे पास एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थी। जब हमारे पास इंडक्टर फुली चार्ज हुआ तो हमारे पास जो एनर्जी थी वो मैग्नेटिक फील्ड में चली गई। इससे फिर दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई। इसका मतलब है इस पूरे प्रोसेस में यही हो रहा है बार बार कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती जा रही है, लेकिन जो हमारे पास कोई भी एनर्जी है वो डेसिपेट नहीं हो रही। लेकिन अगर हम हमारे पास यही सर्किट है, इसके अंदर हम जो है कहीं पे एक रेजिस्टर अटैच कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दें या फिर यहाँ पे कर दें, तो रेजिस्टर के अटैच करने से क्या होगा, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू इंडक्टर, बट उसके सेंटर में एक रेजिस्टर भी आएगा। रेजिस्टर की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो डेसिपेट होगी। फॉर एग्जांपल पहले कैपेसिटर के पास जो है वो 5 थी एनर्जी, 5 माइक्रो, ठीक है, तो उसने डिस्चार्ज होना शुरू किया इंडक्टर के थ्रू। अब रेजिस्टेंस की वजह से जो 1 है वो इसमें से डेसिपेट हो गया और इंडक्टर के पास जो एनर्जी वो 4 हुई। जब इंडक्टर ने डिस्चार्ज किया थ्रू कैपेसिटर, फिर एनर्जी में और कमी आई, वो 3 हो गया। ये इस वजह से होगा अगर रेजिस्टेंस अटैच है, लेकिन जो हमने सारा फिनोमिना इसमें डिस्कस किया उसमें हमने रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास जो एनर्जी है उसमें कोई भी डेसिपेशन नहीं आई, बस एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब देखेंगे हमारे पास जो अगर हम जो हमारा सर्किट है सारा उसको वेव फॉर्म में करेंगे, ऑसिलेशन की फॉर्म में ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 डायग्राम है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और सेकंड में आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड कम हो गया। एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब है कि टाइम के साथ साथ जो उसकी एनर्जी है उसमें कमी आ रही है। वो किस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने VR लिखा है। इसका मतलब है ये वाली जो दूसरी डायग्राम है हम उस टाइम की बात करें जब हमने सर्किट में रेजिस्टेंस को अटैच किया था और जो एनर्जी थी वो डेसिपेट होना शुरू होगी। लेकिन अगर कोई भी हमारे पास रेजिस्टर अटैच नहीं है तो एनर्जी डेसिपेट नहीं होगी, हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।